हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। हम लोग आज न्यू चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर लेके आ रहे हैं और यह फर्स्ट वॉल्यूम का सेकेंड चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है विद्युत विभव तथा धारिता। यह पूरी सीरीज आपकी हिंदी में होगी जो बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें जितनी भी बातें आपको बोर्ड पर लिखी जाएगी आप कलम कॉपी लेकर सारे को नोट कीजिएगा और जो भी डाउट आएगी उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत विभव ऊर्जा क्या होता है। विद्युत विभव ऊर्जा में हम लोग सबसे पहले ऊर्जा के बारे में सीखते हैं। ऊर्जा क्या होता है, पहले से हम लोग जानते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें नया शब्द आया है विद्युत विभव। विद्युत के बारे में हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। विद्युत का मतलब आवेश होता है या आवेश से संबंधित है। तो ऊर्जा को और विद्युत को समझने में ज्यादा परेशानी हम लोगों को नहीं है। मेन टर्म है हम लोगों का विभव, कि विभव का मतलब क्या होता है। तो चलिए विभव को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक वस्तु को ले जाना है। तो उस वस्तु को जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाएंगे तो हम उस पर कुछ ना कुछ कार्य करेंगे। जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है तो हमने इस पर कार्य किया है। वही कार्य हम लोगों का विभव कहलाएगा, कैपेसिटी कहलाएगा, पोटेंशियल कहलाएगा। तो अगर ध्यान से इस टॉपिक को देखें, देखिए क्या लिखा हुआ है। किसी आवेश को, वो आवेश कितना भी हो सकता है, 10 कूलम, 20 कूलम, 30 कूलम, जितना चाहो, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है आप कंसीडर करना चाहते हो कर सकते हो। किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव ऊर्जा कहलाता है। इसे U से सूचित किया जाता है। अर्थात इसमें आवेश को अनंत से लाना है और अनंत से लाना है एक निश्चित बिंदु पर, वो भी किसी विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। अर्थात जब विद्युत क्षेत्र होगा तभी उसको लाना है, विद्युत क्षेत्र के अनुपस्थिति में नहीं लेकर आना है। तो कैसे लेकर आएंगे और इससे हम लोगों को क्या मिलेगा, इसको समझते हैं। जैसे आप देखो कि एक धन आवेश है, इस धन आवेश का नाम है बिंदु आवेश। इसकी वैल्यू है Q कूलम। हमने एक चार्ज को अनंत पर रखा था, कितना था, तो Q कूलम आवेश था वहां। यह बिंदु अनंत को निरूपित कर रहा है, अर्थात यह आवेश अनंत पर है। अब ध्यान से देखो तो इस आवेश और इस आवेश की जो बीच की दूरी है वो अनंत है। मतलब अगर कितनी है, इन्फिनिटी, आप ऐसे लिख सकते हैं। यहां से यहां के बीच की दूरी इन्फिनिटी है, अनंत है। तो अनंत पर यह आवेश इस आवेश पर कितना बल लगा रहा होगा, तो बल तो शून्य लगेगा। यह आवेश इस पर शून्य बल लगा रहा होगा, यह भी आवेश इस पर शून्य बल लगा रहा होगा। अर्थात इस आवेश का प्रभाव यहाँ पर नहीं होगा, अनंत पर नहीं होगा। जब प्रभाव नहीं होगा तो इस स्थिति में यहाँ का विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। जब विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा तो यहाँ किया गया कार्य भी शून्य होगा। जब बल लगा ही नहीं रहा है, जब इस पर बल लग ही नहीं रहा है तो कार्य तो होना स्वाभाविक है ही नहीं, तो कार्य शून्य होगा। कार्य शून्य होगा, ऊर्जा शून्य होगा। तो इस बिंदु का U शून्य है। इस U को हम लोग बोलते हैं
विद्युत विभव ऊर्जा। तो एक बात तो स्पष्ट हो रही है यहाँ कि अनंत पर विद्युत विभव ऊर्जा का मान शून्य के बराबर होता है। क्लियर? अब देखते हैं, अब इस आवेश को लाना है। इस आवेश को आपको धीरे धीरे लेके आना है, एक समान चार्ज लेके आना है। कैसे? तो आप इस आवेश को इस रास्ते से भी होकर लेकर चले आ सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमने इस रास्ता का उपयोग करके हमने इस बिंदु पर लाया, अर्थात बिंदु P पर लाया। तो बिंदु P पर हमने लाया तो हम चाहते तो ऐसे भी लेकर आ सकते थे, या इस रास्ता को कुछ घुमा फिरा तो इस आवेश को यहाँ तक लेकर हम आ सकते थे। तो किसी भी रास्ता का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। जब हम अनंत से इस बिंदु P पर इस आवेश Q को लाएंगे तो कुछ ना कुछ कार्य करेंगे। उस कार्य को हमने मान लिया W। अब जरूरी नहीं आप कहोगे कि इस रास्ते से लाए हो तो W कार्य करना पड़ा, तो इस रास्ते से लाए हो तो कुछ अलग कार्य करना पड़ेगा। नहीं, इसलिए क्योंकि कार्य रास्ता पर निर्भर नहीं करता है। कार्य जो है वो दो बिंदु के बीच के या विस्थापन पर निर्भर करता है, उसकी न्यूनतम दूरी पर निर्भर करता है। तब ध्यान से देखो कि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी है यही होने वाला है, ये नहीं है ना कि ये है। इसीलिए आवेश को आप किसी भी पथ से लेकर आओ, किसी भी रास्ता से लेकर आओ, इसके कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए, कार्य तो हमने W कर रखा, लेकिन जब आवेश को हम यहाँ ला रहे होंगे तो कभी ना कभी आवेश यहाँ भी तो आया होगा। क्यों कूलम आवेश आया होगा? जब यहाँ आया होगा अर्थात कि इसके क्षेत्र में ये आवेश आ रहा है, तो ये उसी समय से ये आवेश इस पर बल लगाना शुरू कर देगा। तो अब देखिए, जैसे जैसे ये नजदीक आएगा वैसे वैसे अपना प्रभाव इस पर ज्यादा डालने लगेगा। मतलब कहने का यह प्रभाव इस पर कुछ इस तरह से डालेगा कि इसको अपने से दूर भेजना चाहेगा, इसे अपने से दूर भेजना चाहेगा और बल इस दिशा में लगेगा। लेकिन फिर भी हम अपने ऊर्जा का उपयोग करके हम इसको आगे लाना चाहेंगे, क्योंकि हमको इसे बिंदु P तक पहुंचाना है। तो इस दिशा में विस्थापन होगा, यानी ला रहे हैं इस दिशा में, तो विस्थापन की दिशा तो यही होगी। तो अब आप ध्यान से देखो, विस्थापन को यहाँ लिख देते हैं dr। तो विस्थापन की दिशा इधर, बल की दिशा इधर, दोनों के बीच का कोण होगी आपकी 180 डिग्री। तो इस बल और विस्थापन के बीच का कोण जब 180 डिग्री होता है तो हम आपको सिखाए थे कि कार्य उस समय निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। तो इस बल के द्वारा इस आवेश पर जो आप ला रहे हो, उस आवेश पर किया गया कार्य निगेटिव है। और निगेटिव हो ही क्यों ना? इसलिए निगेटिव आया क्योंकि ये बल जो है वो संरक्षित बल होता है। इस बल को हम लोग स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। स्थिर वैद्युत बल संरक्षित बल होता है। और संरक्षित बल का मतलब होता है कि बंद लूप में संरक्षित बल के कारण किया गया कार्य शून्य हो तो उस बल को संरक्षित बल कहा जाता है। ऐसा हम क्लास 11 के चैप्टर 6 में पढ़े थे, कार्य ऊर्जा शक्ति में। तो अब आप ध्यान से देखो, यहाँ किया गया कार्य निगेटिव है। अब इसी का उपयोग करके हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम लोग यही सीखे थे कि संरक्षित बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। W बराबर माइनस डेल्टा U, ये हम लोग सीखे थे। और डेल्टा U को लिख सकते हैं U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब ध्यान से देखो आप कि आरंभिक U तो इसे हम कहेंगे, इसलिए कहेंगे क्योंकि हमने अनंत से इसको ला रहे हैं आवेश को, तो लाना स्टार्ट हमने इसी बिंदु से किया है और इस बिंदु पर का ऊर्जा शून्य है। तो U इनिशियल की वैल्यू शून्य होगी। बच गई कौन? U फाइनल। अब देखिए U फाइनल
फाइनल क्या होगा, तो यू फाइनल आप लाना कहाँ तक चाह रहे थे, तो बिंदु P तक। यहाँ पर का जो ऊर्जा होगा उसको यू फाइनल बोलेंगे और यू फाइनल का वैल्यू वो यूपी के बराबर होगा। तो हमने यहाँ क्या मान, जहाँ यू फाइनल है उसके जगह पर हम यूपी लिख देते हैं, यहाँ ये डब्ल्यू हो जाएगा, आगे माइनस था माइनस लगा देंगे, माइनस यूपी। अब आप ध्यान से देखो तो आएगा क्या, यूपी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अब देखिए माइनस और डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर माइनस एफ डॉट डी आर फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना होगा। इसी को हम लोग करके आगे बढ़ते हैं। तो यूपी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, ये डॉट प्रोडक्ट है, तो हम लिख सकते हैं एफ डी आर कॉस ऑफ थीटा। क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, हम लोग पहले पढ़े हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। उसी तरह से वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर को हम लोग लिख सकते हैं एफ डी आर कॉस थीटा। अब आप ध्यान से देखो इस फिगर में एफ की डायरेक्शन ऊपर है, मतलब इस डायरेक्शन में है, और डी आर की दिशा नीचे है, दोनों के बीच का कोण कितना, 180 डिग्री। यहाँ जो थीटा है उसकी जगह पर हम लोग 180 डिग्री लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं यहाँ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर कॉस ऑफ 180 डिग्री। अब आप देखो हम लोग कहाँ से इसको ला रहे थे, तो ला रहे हैं इंफिनिटी से, कहाँ तक ला रहे थे, तो आर तक। तो अब ध्यान से देखो हम ला रहे हैं इधर, लेकिन फोर्स लग रहा है इसके विपरीत दिशा में, तो हम क्या करेंगे कि हम लोग आर से इंफिनिटी तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये मैथमेटिक्स में आपको बताया जाएगा कि लिमिट कैसे लिया जाता है। तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है आर टू इंफिनिटी। अब आप ध्यान से देखो कि ये माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो ये तो प्लस हो गया। चलिए तो माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर, कहां से कहां तक, आर टू इंफिनिटी, आर टू इंफिनिटी। चलिए अब यहाँ हम एफ की वैल्यू रखेंगे, या अगर ये लिमिट लेने में आपको परेशानी हो रही हो तो आप ज्यादा कुछ मत करो, आप बस थोड़ा साइन का यहाँ दिक्कत होगी, आप बस इंफिनिटी टू आर ही ले लो, इंफिनिटी टू आर, क्योंकि इनिशियल इंफिनिटी था ये आर था, यही आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाद में हम लोग इसको अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे, हम लोग इंफिनिटी टू आर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब देखो आप कि एफ डॉट डी आर आया, तो एफ डॉट डी आर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ की वैल्यू होती है के क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, लिमिट इंफिनिटी टू आर, फिर इंटीग्रेशन इक्वल टू यूपी, ये यूपी जो कांस्टेंट है, अचर राशि है, उसको हम लोग बाहर करते हैं। तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू को बाहर कीजिए, तो देखिए हमने क्या किया है, तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू को बाहर कर दिया, बच गया क्या 1 बाई आर स्क्वायर डी आर, लिमिट इंफिनिटी टू। अब ध्यान से देखो कि 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बाई आर होता है, तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और 1 बाई आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन -1 बाई आर होगा, और इसका लिमिट आप
इंफिनिटी टू आर लिखो, इंफिनिटी टू आर। चलिए एक बार इसमें हम क्या करेंगे, आर पुट करेंगे, फिर इसमें हम इन्फिनिटी पुट करेंगे। चलिए देखते हैं। तो K कैपिटल Q स्मॉल q, यहाँ हम r पुट करेंगे -1/r, यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे माइनस इंटू -1/इंफिनिटी। इसको 1/इंफिनिटी को हम लोग शून्य लिख सकते हैं, तो ये हो गया हम लोगों का शून्य। तो इसके जगह पर 0 लिख देंगे, बचेगा क्या, यहाँ आपका बचेगा यूपी इक्वल टू -K कैपिटल Q स्मॉल q बाई r, ये फॉर्मूला आएगा। तो इस माइनस को अभी आप थोड़ा छोड़ो, देखिए ये माइनस में इसलिए आया क्योंकि सही ढंग से अगर हम लिमिट यहाँ लिए होते तो r टू इंफिनिटी लेते, एक्चुअली ये प्लस में आता, प्लस में आना ही चाहिए था। लेकिन अगर आप इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हो और लिमिट लेना नहीं सीखे हो, उसके लिए हम इस सिंपल प्रोसेस का यूज करके यहाँ तक गए हैं। तो कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि यहाँ r होगा, यहाँ इंफिनिटी होगा, जब उल्टा करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाता है। तो इस प्लस यहाँ लिखना उचित है भी इसलिए क्योंकि हम दोनों प्लस चार्ज लिए हैं। तो यूपी इक्वल टू हो जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q बाई r। तो ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। देखिए डिफिनेशन तो हम लोग सीख लिए और ये फॉर्मूला है, उस डिफिनेशन का हमने यूज किया और यूज करके ये फॉर्मूला आपको दिया क्या, कि किसी बिंदु पर का विद्युत विभव ऊर्जा अगर आपको निकालना हो तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे K कैपिटल Q स्मॉल q बाई r। अब इस फॉर्मूला का हम ध्यान से देखें तो हम पाते हैं क्या कि अगर चार्ज को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब विद्युत विभव ऊर्जा बढ़ेगा और दूरी को बढ़ाएंगे तो घटेगा। तो एक पॉइंट आप यहाँ नोट कीजिएगा कि विद्युत विभव ऊर्जा आवेश के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको आप नोट करिए। अब देखिए अगर यहाँ से आप इसको इस तरह से सीखें तो U प्रोपोर्शनल टू Q इंटू स्मॉल q और U प्रोपोर्शनल टू 1/r लिख सकते हैं। तो ये था विद्युत विभव ऊर्जा, इसके डिफिनेशंस। अब देखिए और आगे इसको हम लोग बढ़ते हैं और कंटिन्यू करेंगे। ध्यान रखिएगा कि अनंत पर बल का मान भी शून्य होता है और विद्युत विभव ऊर्जा का मान भी शून्य होता है। और विद्युत विभव ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है और इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिखते हैं, जिसको हम लोग ईवी से सूचित करते हैं। आप एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल होता है, इसको आप ध्यान रखोगे। तो चलिए तो विद्युत विभव ऊर्जा का डिफिनेशन सीखे और उसका फॉर्मूला सीखे। फॉर्मूला में क्या आया था, फॉर्मूला में आया था क्या कि विद्युत विभव ऊर्जा U इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल q बाई r। और इस पोर्शन इस फॉर्मूला से हम लोग यहाँ दो चीज का निष्कर्ष निकाले थे कि विद्युत विभव ऊर्जा सीधा समानुपाती होता है दो आवेशों के गुणनफल से। यानी कि आवेशों का मान बढ़ाएंगे तो विद्युत विभव ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। और दूसरा ये यहाँ उसका नहीं, दूसरा हम लोग ये निकाले थे कि U प्रोपोर्शनल टू 1/r। दूरी बढ़ाने से विद्युत विभव ऊर्जा घटता है। मतलब कहने का कि आवेश जितना पास पास होगा उसकी ऊर्जा उतना ही ज्यादा होगी, आवेश अगर दूर होगा तो उसकी ऊर्जा उतना ही कम होगी। मतलब अगर कोई सिस्टम हम बनाएं, जैसे मान लो कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, दो पॉइंट हमने यहाँ लिया A और B।
इसकी बीच की दूरी हमने माना r, यहाँ आवेश है q, यहाँ भी आवेश है q। अब ध्यान से देखो, दो आवेश को लिए, बीच की दूरी कितनी है r, और दोनों धन आवेश है, तो इसके पास ऊर्जा कितना है, इस पूरे सिस्टम के पास कितना ऊर्जा है। किसी एक बिंदु का ऊर्जा आपसे नहीं पूछा जा रहा है, पूरे सिस्टम का ऊर्जा। तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, U बराबर K कैपिटल Q इंटू Q बाई R, बोले तो K Q स्क्वायर बाई R यहाँ है। लेकिन इसी चार्ज को कुछ इस प्रकार रखा गया, इसकी बीच की दूरी 2r कर दी गई, चार्ज यहाँ भी Q और यहाँ भी Q। अब इस सिस्टम का, इस निकाय का विद्युत विभव ऊर्जा कितना होगा। फॉर्मूला होता है K कैपिटल Q बाई 2r, बोले तो K Q स्क्वायर बाई 2r। इसको लिखो तो 1/2 K Q स्क्वायर बाई r, और इसको लिख सकते हो 1/2 और K Q स्क्वायर बाई r को U लिख सकते हैं, तो U यानी कि U बाई 2। ये जो इस सिस्टम का जो U आया वो पहले का आधा आया। अब देखिए, यहाँ U की वैल्यू थी K Q स्क्वायर बाई r, और यहाँ U डैश की वैल्यू है K Q स्क्वायर बाई 2r, मतलब U बाई 2 पहले के आधा है कि नहीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने दूरी को दोगुना कर दिया। तो इससे स्पष्ट ये हो रहा है कि दो आवेशों के बीच की दूरी को दोगुना बढ़ा दिया जाए या दोगुना कर दिया जाए तो उसकी विद्युत विभव ऊर्जा आधी हो जाती है। अब आप देखो, अगर इन दोनों आवेशों को भी बढ़ा दें तो विद्युत विभव ऊर्जा का मान भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ 2-3 पॉइंट हमको यहाँ मिल रहा है। पहला कि विद्युत विभव ऊर्जा रास्ता पर निर्भर नहीं करता है, दो पॉइंटों के बीच की न्यूनतम दूरी अर्थात विस्थापन पर निर्भर करता है। दूसरा कि विद्युत विभव ऊर्जा आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। और तीसरा कि विद्युत विभव को, यानी कि जो सिस्टम है इसको किसी भी कोण से अगर घुमा दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि ये ऐसे था, ये आप क्षैतिज रखे थे, आप इसी आवेश को आप वर्टिकल रख दिए, ऐसे देखिए कि Q इसकी बीच की दूरी 2r कर दी, तो क्या इसका भी विद्युत विभव ऊर्जा उतना ही होगा जितना इसका है कि अलग हो जाएगा? तो उतना ही रहेगा। देखिए, ये भले ही इसको आप 90 डिग्री से घुमा दिए हो, लेकिन 90 डिग्री से घुमाने से क्या इसके बीच की दूरी में परिवर्तन हुआ है? तो नहीं। क्या इसके आवेश में परिवर्तन हुआ है? तो नहीं। जब दूरी में परिवर्तन हुआ ही नहीं, आवेश में परिवर्तन हुआ ही नहीं, तो U कैसे बदल जाएगा? मतलब U नहीं बदलता है। तो तीसरा पॉइंट ये हम लोगों को लिखना होगा कि विद्युत विभव ऊर्जा घुमाव पर, ओरिएंटेशन पर, घूर्णन पर निर्भर नहीं करता है। अब हम लोग इससे कुछ एप्लीकेशन सीखते हैं इसका, कि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। पहले हम इसका आपसे एक ग्राफ खींचकर दिखाते हैं, इसे आप नोट करें। अब हम लोग ग्राफ सीखेंगे इसका, U और R, इसको बोलते हैं UR ग्राफ, है ना। तो चलिए UR ग्राफ हम लोग सीखते हैं। UR आलेख हमने क्या किया, देखिए हम लोग जनरली मैथमेटिक्स में इसको x अक्ष मानते हैं, इसको y अक्ष मानते हैं। तो इस x अक्ष को हमने मान लिया क्या r अक्ष, यानी कि r यहाँ सूचित कर रहा है दूरी को। इस y अक्ष को हम मान लिए u अक्ष, ये u सूचित कर रहा है किसको? तो विद्युत विभव ऊर्जा, विद्युत विभव ऊर्जा को सूचित कर रहा है। अब आप ध्यान दीजिए इसका ग्राफ कैसे होता है। फॉर्मूला पहले देख लो, U = K Q1 Q2 बाई R, यही था।
अब ध्यान से देखो, अगर हम r की वैल्यू इन्फिनिटी कर दें, r की वैल्यू बहुत ज्यादा कर दें, उस केस में, उस कंडीशन में u की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। जब r को हम टेंड्स टू 0 कर दें तो u की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। मतलब इसका जो आलेख आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, ऐसा आलेख आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दीर्घ वृत्ताकार। तो ये था आपका यू आर आलेख। अब हम लोग सीखेंगे कि विद्युत विभव ऊर्जा को किसी सिस्टम का, किसी निकाय का कैसे ज्ञात करते हैं और इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेडिंग होगा विद्युत विभव ऊर्जा ज्ञात करना। To find out इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए इसको हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, पहला एग्जांपल कि एक आवेश है, एक यहाँ आवेश है, यहाँ आवेश है 4 कूलम, यहाँ आवेश है 2 कूलम और इसकी बीच की दूरी है 1 मीटर और ये दोनों धन आवेश है। तो बताइए इस सिस्टम का विद्युत विभव ऊर्जा कितना होगा? तो कितना होगा, देखो आप, U इक्वल टू के Q1 की वैल्यू 4, Qt की वैल्यू 2, R की वैल्यू 1, 4 गुना 8 ऐसा हो जाएगा 8K। आप चाहो तो K का वैल्यू रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8K प्लस में आया जूल, किलो जूल इसको नहीं पढ़ना है, 8K जूल निकल गया इस सिस्टम का। अब देखिए अगर यही कुछ इस तरह से सिस्टम बना दे, एक यहाँ चार्ज हो, एक यहाँ चार्ज हो, एक यहाँ चार्ज हो, कुछ इस तरह से देखिए एक सिस्टम बन गया। त्रिभुज, इसकी बीच की दूरी यहाँ L, ये भी L, ये भी L, यहाँ आवेश है Q1, यहाँ आवेश है Q2, यहाँ आवेश है Q3। कह रहा है क्वेश्चन कि इस पूरी निकाय का विद्युत विभव ऊर्जा ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए, आप सोचो कि जब यह सिस्टम, जब यह निकाय बनाया गया होगा तो 3 आवेश की आवश्यकता होगी, Q1, Q2, Q3। तो पहले तो किसी ना किसी को हम लाए होंगे, कोई ना कोई आवेश तो पहले आया होगा। कहाँ से? अनंत से। तो अनंत से हम मान लेते हैं इस तीनों में से कोई एक आवेश आया है। तो चलिए हम इसको मान के चलते हैं Q1 को, यहाँ पॉइंट देते हैं A, B और ये C, यानी कि बिंदु A पर हमने इन्फिनिटी से Q1 आवेश को यहाँ तक लाया। अब फिर क्वेश्चन उठता है कि आप Q1 आवेश को अनंत से लाए, ठीक है, किसके उपस्थिति में? क्या यहाँ विद्युत क्षेत्र था पहले से? तो नहीं। जब हम पहले यही को ला रहे हैं तो इस दोनों को हमको तो सोचना ही नहीं, भूल जाना है इसको, ये नहीं आया है, सबसे पहले यही आ रहा है। अर्थात जब ये आया उस समय कोई विद्युत क्षेत्र नहीं था, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं था, इसका मतलब इस पर कोई इसका विरोध नहीं किया। जब इसको कोई विरोध नहीं किया तो क्या इसके पर कोई बल लगा? नहीं, जीरो। क्या इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है? नहीं, जीरो।
क्या इसका विद्युत ऊर्जा होगा? नहीं, वो भी जीरो। मतलब कहने का जो बिंदु ए है इसकी विद्युत ऊर्जा या विद्युत विभव ऊर्जा शून्य होगी। पहली बात समझ में आई। दूसरी, अब हम लाएंगे Q2 को, तो अनंत से हम फिर Q2 को लाए यहाँ रखे। जब यहाँ हम रखे तो क्या इसके लाते समय कोई आवेश उपस्थित था? तो हाँ, Q1 था, क्योंकि Q1 तो हम पहले से ला रखे थे ना, तो Q1 था। तो अब ये अपने फील्ड से इसको आने से रोकने का प्रयास करेगा, फिर भी हम इसको लाएंगे। तो लाएंगे कहां? लगभग बी पर। तो अब बताइए कि पॉइंट बी पर का क्या विद्युत विभव ऊर्जा होगा या शून्य होगा? शून्य नहीं होगा, बिल्कुल। तो क्या कितना होगा? तो अब जब दो आवेश आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, तो क्या लिख सकते हो कि Q1 Q2 बाई L, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी क्या है? L। तो हमने B पर यानी कि दो बिंदु का विद्युत विभव ऊर्जा निकाल दिया। एक कहां? एक A का और दूसरा B का। बच गया C। अब आप देखो, जब C को हम अनंत से लाए होंगे उस समय यह दोनों उपस्थित हुआ होगा और दोनों मिलकर इसका विरोध किया होगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमको तो कार्य ज्यादा करना पड़ा होगा। तो कार्य ज्यादा करना पड़ा होगा मतलब एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ी होगी। तो एनर्जी ज्यादा लगा है तो कितना देखते हैं। तो अब देखो, जब अनंत से हम इस बिंदु C पर आवेश Q3 को लाया तो कितना इस सिस्टम पर कार्य हुआ, यानी कि सिस्टम पर कार्य कहने का मतलब कितना विद्युत विभव ऊर्जा हुआ। तो जब हम C पर लाए तो C का विद्युत विभव ऊर्जा देखिए कैसा होगा। पहला तो ये कि ये भी इस पर कार्य करेगा और ये भी इस पर, तो दोनों के कारण कार्य को हम लिखते हैं। तो कितना? तो K Q1 फिर यहाँ Q3 अब बाई इसके बीच की दूरी कितनी है? L। फिर ये भी तो करेगा कार्य इस पर, हाँ, तो प्लस ये कितना कार्य करेगा? तो K Q2 Q3 बाई L। अब ध्यान से देखिए कि UA UB और UC तीनों बिंदु पर का हमने विद्युत विभव ऊर्जा निकाला। क्वेश्चन क्या है कि कुल विद्युत विभव ऊर्जा बताइए। कुल यानी कि टोटल। तो कुल विद्युत विभव ऊर्जा कैसे निकलेगा? तो तीनों को जोड़ दोगे, UA प्लस UB प्लस UC, इस तीनों को हमने जोड़ दिया और तीनों को जोड़ दिया, जो आया वही मेरा इस पूरे निकाय का, इस पूरे सिस्टम का विद्युत विभव ऊर्जा हुआ। क्लियर है? ये था एक एक पॉइंट। इसका एक और तरीका है बनाने का। क्या है? देखिए, इसके बीच निकाल लो, इसके बीच निकाल लो, इसके बीच निकाल लो और 2 से भागा दे दो। बड़ी सिंपल है। ये भी आसान है, वो भी आसान, लेकिन ऐसे करने से आपको फायदा ये होगा कि आप एक एक पॉइंट का विद्युत विभव ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखो, ये 3 पॉइंट हम लिए थे, अब हम देखिए 4 पॉइंट लेते हैं। देखिए 4 पॉइंट लेते हैं कुछ इस तरह से। यहां से इसकी बीच की दूरी को L, ये भी दूरी है L, ये भी दूरी L, इसको भी L माना। इस पॉइंट को हमने माना A, B, C, D। अब देखो, इस पॉइंट पर चार्ज है Q1 कूलम, यहाँ है Q2, यहाँ है Q3 और यहाँ है Q4। क्वेश्चंस तो वही है कि इस पूरे सिस्टम का आप
विद्युत विभव ऊर्जा निकालना, मतलब यू टोटल निकालना। तो जब देखिए दो से ज्यादा पॉइंट है तो नियम क्या कहता है कि एक एक पॉइंट पर का विद्युत विभव ऊर्जा ज्ञात कीजिए और ज्ञात करने के बाद सबको जोड़ दीजिए, आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखिए आप वही तरीका अपनाओ, सबसे पहले आप इसमें से किसको अनंत से लाना चाह रहे हो या कौन पहले आया होगा। तो मान लेते हैं Q1 आया होगा, जब पहले Q1 आया होगा तो ये तीनों उस समय तो रहा ही नहीं होगा ना। हाँ, तो Q1 आया है, इसका मतलब ये Q2 Q3 Q4 है ही नहीं। इसका मतलब इसके जब ये आ रहा होगा Q1, उस समय कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। जब कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो उस समय एनर्जी तो जीरो होगा। तो इस कंडीशन में UA की वैल्यू जीरो। पॉइंट ए पर का निकालेंगे। अब बी का देखो, अब देखो जब हम बी को ला रहे होंगे या बिंदु बी पर आवेश ला रहे होंगे Q2, उस समय तो यह आवेश उपस्थित होगा, तो यह तो इसका विरोध करेगा, हाँ अपोज करेगा। मतलब कहने का ये कि यहाँ क्या होगा, इसको आप माइनस मान लो, इसको भी आप माइनस मान सकते हो, दो को माइनस है और दो प्लस है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो K Q1 की वैल्यू तो Q1 है और Q2 की वैल्यू माइनस Q2 बाई आर। इसमें हम माइनस लिखेंगे, तो देखिए प्लस माइनस लिए माइनस लिखना पड़ेगा, इसका क्या आएगा माइनस K Q1 Q2 बाई आर। चलिए ये UV का निकल गया। अब हम बात करते हैं C का। अब UC कितना आएगा, देखो जब हम बिंदु C पर Q3 आवेश को ला रहे होंगे उस समय Q1 और Q2 दोनों मिल को इसको अपोज विरोध कर रहा होगा। तो ये विरोध कर रहा होगा L दूरी पर, लेकिन ये विरोध कर रहा होगा कितना दूरी से, यह विरोध कर रहा होगा इस दूरी से, यानी कि √2L से। √2L कैसे, देखिए ना ये कोण 90 डिग्री है और पाइथागोरस थ्योरम का यूज कीजिए, ये आपका दूरी निकल जाएगा। कार्य का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करो, आप ये आ जाएगा। अब देखो तो Q1 ने इस पर कितना एनर्जी दिया, देखो तो K Q1 Q3 बाई √2L प्लस। अब इसके कारण देख लो K Q2 Q3 बाई L। तो C का भी निकल गया, बचा कहाँ का D का। अब बताओ D का कितना आएगा, UD बराबर, जब हम D पर ला रहे होंगे तब तो ये और ये तीनों मिल के इसको अपोज करने का प्रयास करेगा, अर्थात तीनों के फील्ड में ही आएगा। तो तीनों इस पर फोर्स लगाएगा, तीनों इस पर वर्क करेगा। कितना देखते हैं, एक एक करके लिखेंगे। चलिए इसके कारण कितना होगा K Q1 Q4 बाई L प्लस, इसके कारण कितना होगा, तो ये डिस्टेंस होगा, ये कितनी है √2L। बताइए कितनी लिखेंगे, तो K Q2 Q4 बाई √2L। फिर ये इस पर कितना, देखिए तो दो आवेश है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, L है, यह लिख सकते हैं प्लस K Q3 इंटू Q4, ये माइनस में होगा Q4, यहाँ भी अब Q4 माइनस में होगा, क्लियर है। यहाँ भी Q4 माइनस में लिखेंगे, यहाँ भी माइनस में लिखेंगे और यहाँ तो माइनस में है। अब इसको आप सजा के लिख दो, इसको अगर लिखते हो आप क्या लिखोगे, माइनस K Q1 Q4 बाई L, फिर प्लस माइनस माइनस K Q2 Q4 बाई √2L, फिर माइनस ये प्लस और ये माइनस गुणा होगा, माइनस K Q3 Q4 बाई L, क्लियर। तो ये था आपका UD का। तो अब एक एक पॉइंट का हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाला, विद्युत विभव ऊर्जा निकाला। अब पूरे सिस्टम क्या बोल रहा है, तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। क्या लिखेंगे, U टोटल इक्वल टू
UA प्लस UB प्लस UC प्लस UD, सबको जोड़ दिए, आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका प्रोसेस पूरे सिस्टम का विद्युत विभव ऊर्जा निकालने का। तो अब हम लोग अगले लेक्चर में विद्युत विभव के बारे में सीखेंगे। पहले आप इसे अच्छे से समझें, इससे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही।